इलेक्ट्रिसिटी। कितना देर बचा टाइम? अभी 40 मिनट और है। ठीक है, तो शुरू कर लें। जैसा बताओ सर चाहोगे तो। पोलराइजेशन बता दीजिए ना। पोलराइजेशन कहाँ से आ गया था दिमाग में? कहीं क्वेश्चन दिखा तुमको पोलराइजेशन का है? सर क्वेश्चन नहीं दिखा, पर वो पीछे तो अभी सर पढ़ा रहे थे पोलराइजेशन, तो हमको लगा आपको पढ़ाने के लिए तो बताइए। बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, जरूरत नहीं है मेडिकल में पोलराइजेशन का। क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ना जो चीज जरूरत नहीं है? कैसे पोलराइज होता है नहीं होता है? करंट करंट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है बताओ। जितना पढ़ाते पहले उतना तो पढ़ लो, ठीक है? खाली एक्स्ट्रा के चक्कर में रहती है। जो चीज जहां पे है वहां पे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा था, कह रहा हूँ करंट शुरू करना है कि नेक्स्ट क्लास शुरू करना है बताओ, फटाफट बताओ। मेरे कुछ बोलता नहीं है। आज सबको छुट्टी था, लेकिन मेरी मेहरबानी से क्लास आप लोग को लग गया, तो शुरू कर लेते हैं। हटाओ। करंट जानते हो आप क्या होता है? आज बेसिक बेसिक एकदम। ठीक है, करंट को आपने पहले भी नाम सुना है। करंट कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। करंट क्या होता है? होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर कोई मान लो कि वायर है, ठीक है, अब वायर के कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं हम लोग ए, और इससे मान लो कि चार्ज क्या कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, पर सेकंड फ्लो हो रहा है। तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लो कि डेल्टा क्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, इससे फ्लो कर रहा है इन डेल्टा टी है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो कि डेल्टा टी इंटरवल में डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो करंट हो जाएगा आई, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू डेल क्यू बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल्टा टी। और इस आई को हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक टाइम इंटरवल करंट निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आई एवरेज। आई एवरेज को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर इसका यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पीयर होता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से है। और डिफरेंट इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? ए से, ठीक है, एम्पीयर, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए से। अगर देखेंगे तो कैसा क्वांटिटी है, ठीक है, तो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर कहीं पे स्केलर मेंशन ना हो तो आप बोल सकते हो, अगर टेंसर कहीं पे मेंशन हो तो हमको बताए थे कि कैसा क्वांटिटी होगा, ये टेंसर क्वांटिटी होगा। लेकिन अपने सिलेबस में ऐसा नहीं है कुछ, तो हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे दिया हुआ हो ये स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, तो फिर आप लोग टेंसर ही हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब तक टेंसर नहीं दिया हो, जब तक ये क्वांटिटी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा? आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा? तो आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डी क्यू बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा आपका?
डी क्यू बाई डी टी। अगर ध्यान हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस देगा ये। अब इस समय दिमाग मत लगाना ज्यादा, देगा कि नहीं देगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या देगा, एवरेज देगा। और इंस्टेंटेनियस करना तो क्या करना है, डेल्टा टी को क्या करना है, टेंस टू जीरो करना है। डिफरेंशिएशन में यही चीज देख रहे थे हम लोग, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अगर मान लो कि क्यू वर्सेस टी का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप उसमें क्या देगा, करंट देगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। स्मॉल से लिख लो, बड़ा से लिख लो, कैसे भी लिख लो, अब क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस करंट दे देगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, आई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टी तक आपको ये टोटल चार्ज मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। yes, अगर क्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, आई डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे। अगर पता करना है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया है, कितना टोटल चार्ज फ्लो किया है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो क्या करोगे, आई डी टी को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। आई अगर कांस्टेंट है तो सिंपल क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, डी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा अगर आई कांस्टेंट है तो। लेकिन आई मान लो कि फंक्शन है, ठीक है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी की हो जाएगा, आपको टोटल चार्ज आपको दे देगा। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, तो आपको पता है कि जो टोटल चार्ज होता है, ठीक है, टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। टोटल चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या था, तो हमें से क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, एन क्या है, एन क्या इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है। तो टोटल जो चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो हुआ करंट के बारे में बेसिक। नेक्स्ट है हमारा करंट डेंसिटी। हमने करंट डिफाइन किया है, करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जे से। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग जे से। ये कैसा डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। जैसे कि मान लो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो कि आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, तो जो करंट डेंसिटी होगा क्या होगा, आई बाई ए होगा। यहां से मान लो कि आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो क्या होगा, आई बाई ए होगा। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आई के परपेंडिकुलर एरिया, जैसे आई ऐसे जा रहा था, फ्लो कर रहा था, ठीक है, आई के जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो लेंगे, तो आई बाई ए क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। आई बाई ए क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, ए वाला एरिया दिया हुआ आपको, ए एरिया कितना है, ए है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ से, और करंट आपको दिया हुआ है आई क्या है, इस तरह से। पूछे बताओ करंट डेंसिटी क्या होगा, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई बाई परपेंडिकुलर एरिया देखोगे तो इसका जो एरिया होगा आई के परपेंडिकुलर वो कौन सा होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा। ए इसका एरिया आपको ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। हमेशा याद रखना है ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। जब भी हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो आई बाई ए करेंगे,
और आई बाई ए क्या है, करंट डेंसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड देगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर जिधर की होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर कौन सा, तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। इसका देखोगे तो इसका जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा, तो इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूं मैं एन कैप, जहां पे एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा यूनिट एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के बारे में आप जानते हो, यूनिट एरिया वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर। जो करंट डेंसिटी होता है कैसा क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन हमेशा होगा, ठीक है, इसका हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग द, इसको एरिया वेक्टर ना बोल के ऐसा बोलते हैं एन कैप होगा, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो उस केस में तो क्या होगा, इस केस में तो एरिया वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, लेकिन इस केस में भी जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the flow of current, फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा करंट डेंसिटी का। और डिफाइन कैसे करेंगे, तो आई बाई ए करेंगे। ठीक है, आई बाई ए करेंगे। ठीक है, अगर करंट को बात डिफाइन करना हो तो जे इक्वल टू, जे इक्वल टू हमने क्या बोला, आई डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू, ए भी क्या है, ए एक वेक्टर है, एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। आई इक्वल टू होने से बोल सकते हैं जे वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, आई इक्वल टू। तो करंट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, करंट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्या है, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है, क्या होगा, हेलो, हेलो, अरे कैंसिल हो गया क्या, हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना, ठीक है। यस। तो करंट डेंसिटी हम लोग डिफाइन कैसे किए, तो करंट डेंसिटी हम लोग डिफाइन किए करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना एरिया कौन सा लेना, हमको परपेंडिकुलर लेना है। और जो करंट डेंसिटी कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग द फ्लो ऑफ द करंट। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी के अलोंग होगा, यहाँ भी एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसी के अलोंग होगा। ठीक है, हमेशा एरिया, एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ। करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, करंट डेंसिटी भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन होगा। ठीक है, करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन में क्या मानते हैं हम लोग, तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हम लोग बोलेंगे करंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है। और जिधर की नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या मानेंगे, करंट का डायरेक्शन मानेंगे। ये क्या है, अजम्पशन है, कन्वेंशन है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मान लो कि किसी कंडक्टर में, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर के वो फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या मानेंगे हम लोग, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर के फ्लो कर रहा होगा तो जो नेगेटिव चार्ज होगा, अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर के फ्लो कर रहा है
नेगेटिव चार्ज अगर इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो कन्वेंशनली हम लोग करंट का जो डायरेक्शन मानते हैं वो क्या है? तो इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट का डायरेक्शन बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा? तो along the flow of positive charge, क्या है? कन्वेंशन है। ठीक है, ये आपका कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन है, ये आपने मान के रखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, लोगों ने एज्यूम किया है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो करंट का डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, करंट क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, कंडक्टर के केस में तो जब भी हम लोग करंट को फ्लो कराना हो तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा। किसी भी कंडक्टर से या फिर किसी भी तरह का मटेरियल से अगर आपको चार्ज फ्लो कराना है, ठीक है, तभी क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो कुछ ना कुछ आपका चार्ज कैरियर चाहिए होगा। चार्ज अपने आप थोड़ा ना फ्लो करेगा, चार्ज कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मास पे होगा, कोई ना कोई आपको चार्ज कैरियर चाहिए होगा। जो चार्ज कैरियर क्या करेगा? इस चार्ज को फ्लो कराएगा। तो कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर होता है कौन सा होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर होता है जो कि क्या करेगा? चार्ज को फ्लो कराएगा, चार्ज कैरियर। अगर कंडक्टर के केस में देखोगे तो कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर कौन सा होता है? तो चार्ज कैरियर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही चार्ज क्या करेगा? कैरी करेगा और एक पर सेक्शन से दूसरे पर सेक्शन पे जाएगा। अगर कोई भी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कोई ना कोई चार्ज कैरियर होगा ना। ठीक है, कंडक्टर के केस में आपको पता है क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि चार्ज को लेकर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप सेमी कंडक्टर लोगे, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं। ठीक है, जब हम लोग सेमीकंडक्टर देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा क्या होता है होल्स। तो सेमीकंडक्टर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होता है। होल्स को ट्रीट किया जाता है एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो होल्स पे आपको ट्रीट करते हैं हम लोग होल्स को एज ए प्रोटॉन की तरह। ठीक है, एज ए प्रोटॉन की तरह, कि जितना होल्स जाएगा उतना ही प्रोटॉन का चार्ज क्या कर गया है? चला गया है। ट्रीट करते हैं, प्रोटॉन्स होता नहीं है। प्रोटॉन्स होता तो प्रोटॉन्स ही बोले, तो होल्स क्यों बोलते हैं उसको? तो यहाँ पे नाम अलग दे रहे हैं होल्स। तो होल्स का कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग सेमीकंडक्टर में सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो कंडक्टर कैरियर होगा, चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर केस में, वो क्या होगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे? दोनों होंगे। ठीक है, और कौन फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होंगे? आयंस होंगे। ठीक है, आयंस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। ठीक है, आयंस क्या करेंगे? तो चार्ज को फ्लो कराएंगे। ठीक है, जैसे बैटरी के केस में देखते हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज कैसे जाता है? तो आयंस के फॉर्म्स में जाता है, आयंस के फॉर्म्स में जाता है। तो किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए चार्ज कैरियर चाहिए। तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो गया? आयंस हो गया। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? इसके करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या बोलता है? तो करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वी होगा। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। अगर इसके टर्मिनल के क्रॉस अगर पोटेंशियल आप बढ़ाते जाते हो, इस टर्मिनल के क्रॉस अगर पोटेंशियल अगर आप बढ़ाते जाते हो,
तो जो करंट की वैल्यू वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे जो आई होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आई बाई वी जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। आई बाई वी इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट का नाम हम लोग क्या देते हैं, आर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आ गया है, आई इक्वल टू वी इंटू आर आ गया है। ये सब पढ़ा हुआ है आप लोग का, ठीक है। ये कैसे आया, ये है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हाँ ना बोलो मिली। यस सर। तो अगर आई और भी का ग्राफ बनाएंगे, आई और भी का ग्राफ कैसा आएगा, आई और भी का ग्राफ कैसा, हाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आई एंड भी का ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, आई वर्सेस भी का ग्राफ देखोगे तो, अब इसका अगर स्लोप की बात करें, इस लाइन के अगर स्लोप की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आई, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। तो इसका अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या देगा हमको, देखो आई इक्वल टू बाई इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पे बाई की जगह पे क्या है, आई है, और एक्स की जगह पे क्या है, वी है। तो ये जो आर होगा क्या आएगा, स्लोप आएगा। स्लोप इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी इक्वल टू क्या देगा, आर देगा। तो अगर आईवी ग्राफ का बात करें, आईवी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता होगा उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और उसका जो स्लोप देगा वो क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अगर आपको कहीं वी बाई आई का ग्राफ मिल जाए, वी वर्सेज आई का ग्राफ मिल जाए, वी वर्सेज आई का ग्राफ क्या होगा, सर उल्टा कर दिया। सर V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। हाँ हाँ, उल्टा कर दिए। वी आई बाई वी इक्वल टू, अब इसको क्या लिखें फिर, वन बाई आर करें, ऐसा कर देता हूँ, सब सही हो जाएगा, रुको जल्दी जल्दी चक्कर में हो गया। तो ऐसा ही बोल सकता है ना, वी बाई आई के छोटे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। तो हम लोग से बोल सकते हैं कि वी बाई आई इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वी इक्वल टू, वी इक्वल टू, ऐसा गलती कौन लिखता है यार, लिखते लिखते समझ में नहीं आ रहा। वी इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। अब तुम लोग कितना बड़ा गधे हो यार, मतलब है? कुछ भी बोल के चले जाए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वर्सेज आई, ये ग्राफ नहीं ड्रॉ करते तो मेरे को दिमाग में नहीं चमकता कि वी बाई आई देखोगे तो क्या होगा, ये डेल्टा वी, ये क्या होगा, डेल्टा आई। स्लोप क्या होगा, डेल वी बाई डेल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आई बाई वी का ग्राफ पूछे आपसे, आई बाई वी का ग्राफ पूछे आपसे, आई बाई वी का जो ग्राफ होगा इसका जो स्लोप होगा क्या देगा, अब सब सही है। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा आई, कितना हो गया, डेल्टा वी। इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा इसका 1/r के बराबर, क्योंकि डेल आई बाई डेल वी क्या होगा, तो डेल आई बाई डेल वी क्या हो जाएगा, 1/r होगा। अगर आपको कभी आईवी ग्राफ दिया हुआ हो, आईवी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा क्या होगा, 1/r होगा। और इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1/r को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस, और आर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो जब भी हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जब आपको एक चीज पता होगा 10th क्लास में, जैसे कि मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे जैसे आप, जैसे कि आई इक्वल टू बोला कि आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, तो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
तो करंट बढ़ते जाएगा तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा। तो जो एग्जैक्टली अगर ग्राफ हम लोग बनाए, ठीक है, ओम्स लॉ का, यानी V वर्सेस I का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या होता है कि कुछ टेम्परेचर तक तो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा सा बढ़ेगा, करंट में बढ़ाना शुरू करोगे, ये जो है ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। जब ग्राफ जाना चाहिए इसको इस तरह से, लेकिन ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V वर्सेस I का ग्राफ देखोगे तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो यहां तक तो देखोगे तो यहां तक क्या हुआ, तो ओम्स लॉ को फॉलो किया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ के बाद क्या हुआ, तो यहाँ के बाद ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां के बाद ग्राफ क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ओम्स लॉ का लिमिटेशन, कि बहुत हाई टेम्परेचर पे, या फिर मतलब ये जो आई वर्सेस वी जो कर्व है हमेशा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हमेशा नहीं आएगा। एक खास करंट के बाद, कुछ करंट के बाद ये क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। कि पहला केस में at higher temperature, at high temperature Ohm's law is not valid, is not valid, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर रखोगे तो ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। बहुत लो टेम्परेचर पे ही, मतलब लो या फिर मीडियम टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। और ओम्स लॉ वैलिड होने का मतलब क्या होगा, तो वैलिड नहीं होने का मतलब V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर ऐसे लिख लो कि I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं होगा। कैसे लिखो, इसमें कुछ गलत नहीं समझ जाएगा, ठीक है। I is not proportional to V, ठीक है। हमेशा क्या होगा, I भी नहीं होगा। कब तक वैलिड होगा, तो जब टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे। टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे। कई बार जैसे कि हम लोग को आगे पढ़ना है डायोड। डायोड, डायोड भी कैसा है, तो डायोड भी है नॉन ओमिक है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर डायोड में अगर आई और वी का ग्राफ बनाए हम लोग, ठीक है, आई और वी का ग्राफ बनाए, आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ आता है जो ऐसा आता है कुछ। आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाओगे, एक ग्राफ कुछ ऐसा आता है और ऐसा ऐसा आता है। यहाँ भी ओम्स लॉ क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। यहाँ भी ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ओम्स लॉ इन जनरली वैलिड कहाँ पे होता है, तो ओम्स लॉ वैलिड होता है कंडक्टर के केस में, ठीक है। ओम्स लॉ वैलिड होता है कंडक्टर के केस में और लो टेम्परेचर पे। अगर मेटल नहीं होगा, कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे तो हाई टेम्परेचर पे भी मेटल के लिए ओम्स लॉ क्या होता है, वैलिड नहीं होता। और बहुत सारे डिवाइसेज हैं, ठीक है, जब हम लोग से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, तो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सब कैसा होता है, क्या होता है, नॉन ओमिक होता है। नॉन नॉन ओमिक कहने का मतलब क्या होगा, तो ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करेगा। ये जिससे भी डिवाइसेज है, जो भी कंडक्टर है, जो भी करंट को फ्लो करा रहे हैं, यानी सेमीकंडक्टर के अंदर देखोगे जो करंट फ्लो होगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे फॉलो होता है करंट, लेकिन ओम्स लॉ वैलिड डायोड केस में नहीं होगा, ट्रांजिस्टर केस में नहीं होगा। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखोगे कहीं भी आपको ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ जनरली वैलिड कहाँ पे होता है, इन द केस ऑफ मेटल होता है, ठीक है। मेटल वो भी लो टेम्परेचर पे। ये ओम्स लॉ क्या है, लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है मेटल्स के लिए एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये भी क्या होता है, इस रीजन में यहाँ भी क्या होगा, तो वैलिड नहीं होगा। लोअर टेम्परेचर पे ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा, और हाई टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्लियर है।
ठीक है, ये तो आपको बहुत बेसिक बेसिक जो आप लोग ऑलमोस्ट 10th में जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक टॉपिक भी आपका नया है। ठीक है, यहाँ तक आप हम लोग जानते थे, बेसिक बेसिक जो नॉलेज है करंट का वो हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, जितना होमवर्क दिए हैं उसको करके आओगे। कुछ पूछना है तो बताओ। आज के लेक्चर में तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? नहीं पूछना है, ठीक है, जा सकते हैं। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।